जी अस्सलाम वालेकुम नंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ना सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन आम तौर पे जब एक नया बंदा इस बिजनेस में आता है तो उसे ये पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। या कोई नया बंदा अपने किसी कजन को किसी क्लास फेलो को ज्वाइन करवा लेता है, लेकिन उसके बाद उसको समझ नहीं आती। वो अपना सारा फोकस नई ज्वाइनिंग के ऊपर लगा रहा होता है, जबकि गलत है भाई। जिसको ज्वाइन करवाया उसको पहले कामयाब तो करवा दो, उसको पहले अर्निंग तो लाके दे दो। और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नए ज्वाइन होने वाले बंदे की भी बनती है कि भाई वो भी अपने होशो हवास के साथ काम को सीखे। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा तो पैसे नहीं आएंगे। पैसे आएंगे बातचीत करने से, पैसे आएंगे कम्युनिकेट करने से। अपने टीचर से, जो लोग अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं करते, जो ये समझते हैं हमें सब कुछ आता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो कामयाबी का सबसे बड़ा जो है वो राज ये है, कामयाबी का जीना ये है, कामयाबी की कुंजी ये है, उसकी की ये है कि आपका टीचर के साथ रिलेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आप उससे हर बात शेयर करो। आप उससे बताओ कि सर ये मैंने कस्टमर को डील किया, मैंने सही किया। सर मैं ऐसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, सर वो ये सवाल कर रहा है, सर इसका जवाब कौन सा है। अगर आज भी मैंने मिस अरूज को जो है वो कुछ प्राइस जो है वो दिया है 1000 रुपीज, तो भाई वो क्यों दिया है आके देख लेते हैं। मिस अरूज और मेरी गुफ्तगू किन टॉपिक्स के ऊपर होती है मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं जाके। ये देखें, यहाँ पे मैं पेंसिल जो है वो पकड़ने लगा हूं ताकि आपको जरा थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोगों ने वर्किंग कैसे करनी है। जब आप ऐसे वर्किंग करोगे तो हर्डल्स कम होंगी, रुकावटें कम होंगी और इंशाल्लाह कामयाबियां ज्यादा मिलेंगी। अब ये देखिए, मिस रूज जो है वो मुझे बता रही हैं कि मिस दिल अवेज ने लेवल ऑन करना है। अब उसके बाद जो है वो ये देखें, इनके पास क्लाइंट आता है, ये कस्टमर से जो है वो बातचीत कर रही हैं। ये इनका मेंबर है, ये मुझे बता रही हैं, ये आईडीज के बारे में पूछ रही हैं मुझसे। तो ये बातचीत करती रहती हैं, ये गुफ्तगू करती रहती हैं। ये देखें, इनके क्लाइंट्स ने इनको जो है वो ये भेजा, तो इन्होंने मुझसे शेयर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने पूछा ये कौन है, ठीक है, और मैंने इनको बताया। देन ये देखें, ये मैसेजेस करती रहती हैं, पूछती रहती हैं। जब क्लाइंट इनको जो है वो कोई भी सवाल करता है, ये फौरन से पहले मुझे वो भेज के और मुझे कहती हैं कि सर इसका रिप्लाई दें, सर इसे लिसन करें, सर इसके बारे में बताएं, सर इसको कैसे करना है। तो डेफिनेटली इनका प्रॉफिट भी ज्यादा, इनकी ज्वाइनिंग भी ज्यादा, और जो है वो इनको बेनिफिट भी ज्यादा होता है। ये देखें, ये फिर मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है। तो भाई ये जब इस तरह आप अपने टीचर के साथ रिलेशन बनाओगे तो इंशाल्लाह बिजनेस भी अच्छा आएगा, अच्छा बिजनेस आएगा। ये देखें, एक क्लाइंट ने इनको ये भेजा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये मैसेजेस मुझे दिखा रही हैं, ठीक है, ये फॉरवर्ड कर रही हैं मैसेजेस। तो भाई ये अगर आप लोगों में इस चीज की कमी है तो मेरा ख्याल है आपको फिर इस कमी के ऊपर काम करना होगा। तो देन डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक बड़ी बिग मिस्टेक है। अब आपके पास कोई बंदा आता है, कोई कस्टमर आता है, वो ये आपको कहता है कि जनाब मेरा दोस्त था और उसने पैसे लगाए थे 5,000 या 4,000, तो लोग उसको ब्लॉक करके चले गए। या फिर वो ये कहता है कि सर उसने पैसे लगाए थे लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ, ये फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है। आप सबसे पहले उससे पूछ सकते हैं कि भाईजान हमें ये बताइए कि आपके हाथ की जो 5 उंगलियां हैं क्या वो एक जैसी हैं, क्या वो बराबर हैं। डेफिनेटली वो बराबर नहीं है भाई, उनकी पावर्स में भी फर्क है। हर उंगली का काम अलग है और उसकी पावर, उसकी ताकत अलग है। उसके साथ जो जोर हम लगा सकते हैं किसी चीज को खींचने के लिए वो अलग है। तो अल्लाह यहाँ पे पैगाम दे रहा है कि दुनिया में हर चीज एक जैसी नहीं होती, इसी तरह हर बिजनेस एक जैसा नहीं होता और हर इंसान की नेचर एक जैसी नहीं होती। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हमने आपके साथ फ्रॉड किया है। भाई हो सकता है आपने काम को सीखा ना हो सकता है जिस बंदे के साथ आपने ज्वाइन किया आप उसे जानते ही नहीं, आपने उसके बारे में रिसर्च ही नहीं की। आपने ये देखा वो एज अ ट्रेनर काम कर रहा है, एज अ टीचर काम कर रहा है, वो अच्छी टीम बना चुका है, वो अच्छा प्रॉफिट कमा चुका है, नहीं देखा। तो आपने जस्ट रिश्तेदारियों को फौकियत दी, आपने अपने कजन के साथ ज्वाइन कर लिया, आप डॉलर बाय करने गए और वहां पे जाके उसी बंदे के साथ ज्वाइनिंग लगा ली। अब काम उस बंदे ने सिखाना है, सिस्टम ने नहीं सिखाना। तो यहाँ पे मिस्टेक आपने खुद की। और आप मुझे अपने दोस्त की मिसाल दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी हुई, उसकी बीवी उसको धोखा दे के चली गई, तो अब क्या मैं शादी ना करूं। भाई ये बिहेव हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर क्यों नहीं अपनाते। आप बिजनेस के अंदर तो ये बिहेवियर अपनाते हो। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक घर है और उनका बेटा मैट्रिक में फेल हो गया। अब इसका मतलब है आप अपने बेटे को मैट्रिक ही नहीं करवाओ।
क्यों आप पैसे लगाओ सारी जिंदगी, 10 साल उसके ऊपर जो है वो खर्चा करो, एक्सपेंसेस करो। इट मीन कि आपका जहन ये है कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं, क्योंकि वो सामने वालों का बच्चा मैट्रिक में फेल हो गया। आप इस तरह उसको एग्जाम्पल दे के बता सकते हो कि जनाब हर चीज हर बंदे के लिए नहीं होती। ठीक है, हर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के लोग इस दुनिया में मौजूद है। हर बंदा तो फ्रॉड नहीं ना करेगा, हर बंदा स्कैम नहीं करेगा। हाँ, आप जीना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में तरक्की करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, किसी मुकाम किसी स्टेज पे किसी जो है वो मसनद पे पहुंचना चाहते हो, तो आओ हमसे काम सीखो। 1 रुपया नहीं हम आपसे लेंगे, फ्री सिखाएंगे। काम सीखो, काम समझ आ जाए, आपको लगे हम मेहनती लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, हमने टीम बनाई है, हमारी टीम को प्रॉफिट आ रहा है, जब आप देखोगे तो डेफिनेटली फिर आप हमारे साथ स्टार्ट करो काम को। शेरों की तरह घबराते क्यों हो, बुजदिल क्यों होते हो आप लोग? फिर आप उनसे पूछें, क्या आप इस बात का हक रखते हो कि आप एक नाकाम इंसान की एग्जाम्पल मुझे दे रहे हो? आप यहाँ पे गलत हो सर। आप मुझे ये बताओ ना कि आपका बेटा है और आपने उसको डॉक्टर बनाना है। अब आपके मोहल्ले के अंदर 2 लोग हैं, एक बंदा है जिसने डॉक्टरी के लिए कोशिश की, एफएससी में नंबर ही नहीं आए, एंट्री टेस्ट में नंबर ही नहीं आए, वो एमबीबीएस नहीं कर सका। एक बंदा है उसने बड़ी मेहनत की और वो एमबीबीएस कर गया। तो क्या अब आप अपने बेटे को एमबीबीएस ही ना करवाएं क्योंकि वो एक लड़का था और वो फेल हो गया, उसके नंबर नहीं अच्छे आए? तो नाकाम लोगों के एग्जाम्पल नहीं देते होते, कामयाब लोगों को देखते होते हैं अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। फिर आप हमारे बिजनेस में जानते ही क्या हो? ठीक है, आप जानते ही नहीं तो सर फिर आप हक नहीं रखते ऐसी बात करने का। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उलमाए कराम हैं, मजहबी टाइप के लोग हैं, वो आपको आके कहेंगे कि जनाब ये नेटवर्क मार्केटिंग है इसीलिए ये हराम है। तो आप उसको बताओ कि अल्लाह ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की। मुझे बताओ, अल्लाह ने रोजी का फरिश्ता अलग, जो है वो बारिश को दुनिया तक लाने वाला फरिश्ता, कहते हैं हर कतरे के साथ जो है वो फरिश्ता होता है, अगर ना हो तो ये दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, जो है वो तवाज़न ही बिगड़ जाए। तो अल्लाह ने डिफरेंट टाइप के जो फरिश्ते हैं उनकी ड्यूटीज लगाई हुई हैं। जान निकालने वाला फरिश्ता अलग है, वही लाने वाला अलग है, रोजी रोटी का अलग है। तो भाई ये जो मैं काम कर रहा हूं ये तो मेरे अल्लाह की सुन्नत है, मेरे अल्लाह ने ये काम किया है, ये कैसे हराम हो सकता है? अब आप मुझे खुद बताओ, क्या अल्लाह सब कुछ खुद नहीं कर सकता? अल्लाह आके हमें खाना नहीं खिला सकता? क्या अल्लाह के पास इतनी ताकत नहीं है? अल्लाह भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने वसीले पैदा किए, अल्लाह ने इंसान को ट्रेन किया कि इस तरह काम करना है, टीम बना के काम करना है। अल्लाह ने भी अपनी टीम बनाई हुई है। तो फिर अल्लाह के खास बंदों ने, नबियों ने, पैगंबरों ने आगे अपनी टीम बनाई। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टीम बनाने की जरूरत थी? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद सब कुछ नहीं कर सकते थे? डेफिनेटली कर सकते थे, फिर भी टीम की जरूरत पड़ी। तो ये टीम ही है जो आपको कामयाब करवाती है। सर मुझे ये बताइए, दुनिया के जितने भी अमीर तरीन शख्स हैं, क्या ये टीम बना के नहीं चलते? क्या जो है वो बिल गेट्स है, अगर ये दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर ना करता तो क्या ये अमीर तरीन शख्स बनता? उस आलमे दीन से पूछें जो नेटवर्क मार्केटिंग को हराम कह रहा है, उससे पूछे आपकी मस्जिद के अंदर टीम नहीं बनी हुई? क्या जनरल सेक्रेटरी नहीं है? क्या सदर नहीं है? क्या नायब सदर नहीं है वहां पे? डेफिनेटली है। तो भाई डिफरेंट ओहदों पे लोगों को जो है वो फाइज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो भाई अगर आप एक मस्जिद में टीम बना के काम कर सकते हो तो हम टीम बना के क्यों नहीं काम कर सकते? क्या आप आलमे दीन लोगों की जो है वो मजहबी जो है वो कमेटियां नहीं बनी हुई? ज़कात कमेटियां आपने अलग बनाई हुई है, मिलाद कमेटियां आपने अलग बनाई हुई हैं, तो फिर आप टीम बना के नहीं काम करते? तो फिर आप भी तो हराम ही कमा रहे हो ना। तो इस तरह आप उसको जवाब दे सकते हो दलील के साथ। उसको बताएं सर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ, हो सकता है जिस नेटवर्क मार्केटिंग को आप स्टडी करके आए हो ना, हो सकता है उसमें कुछ फ्रॉड होता हो, उसमें कुछ कमी पेशी होती हो, लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट बिजनेस है। फिर आपको जो है वो एक सवाल कस्टमर कहता है, जो हराम हलाल के ऊपर अक्सर गुफ्तगू करते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि आपने जो चीज सेल की ना, आपको पैसे मिल गए, आगे मैं कुछ सेल करता हूं तो उसमें भी आपको पैसे मिल गए, ये नहीं समझ आ रही, ये हराम है। ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, फिर आपको क्यों पैसे मिले? ये वो पॉइंट उठाते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस हैं
जिनके अंदर बिना काम किए आपको प्रॉफिट आता है, बिना काम किए आपको कुछ ना कुछ आता रहता है। ठीक है, आपने करना कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे जावा आई आया था, वहां पे आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, आपको कमीशन मिलती थी। अब आप कुछ भी ना करो, ठीक है ना, आपने करना कुछ नहीं, जावा आई में कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं करना, कोई स्किल नहीं सीखनी। तो जितने लोग ज्वाइन कराओ आपको प्रॉफिट आएगा, और नीचे वो लोग करवाएंगे आपको कमीशन आएगा। अब यहाँ पे तो समझ आती है कि भाई करना ही कुछ नहीं, मेहनत करनी ही नहीं, तो चलो आप इसको हराम कहते हो तो हम मान लेते हैं। लेकिन मेरे बिजनेस के अंदर मैं अपने हर क्लाइंट को डील करता हूं, फिर अपने हर क्लाइंट के आगे क्लाइंट को भी डील करता हूं, तो मैं तो टीम बना के चला रहा हूं ना। तो भाई ये हराम कैसे हो गया? आप मुझे खुद बताओ। जब मैं मेहनत कर रहा हूं, जब मैं अपने डाउन के डाउन को भी काम सिखा रहा हूं, तो क्या वहां से अगर कोई प्रॉफिट आए तो क्या वो हराम कैसे हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा कभी सुना है कि किसी दादा ने दरख्त लगाया, अब उसका पोता जो है वो उसका फल नहीं खा सकता, वो हराम हो गया? भाई ये अकल से परे की बात है, अकल से दूर की बात है, अकल से यारी बंदा हम इसे कहेंगे अगर कोई ऐसी बात करता है। तो फिर आप ऐसे आलमे दीन को ये पूछ सकते हो कि सर फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बंदे को मुसलमान किया, आपको बड़ा सवाब हुआ, वो उसका नाम रख दिया आपने अली। अब अली आगे 10 लोगों को मुसलमान करता है, तो क्या आप सवाब में हिस्सेदार हैं? वो बोलेगा बिल्कुल भाई, अली को मैं इस्लाम के अंदर लेके आया। तो अब आप पूछे, अली ने जो आगे मेहनत की 10 लोगों पे, तो उसमें तो आपकी कोई मेहनत नहीं, यहां पे आप क्यों हिस्सेदार हैं? तो थोड़ा सा लॉजिक को समझें जनाब। ठीक है, तो जबकि आप तो कोई मेहनत नहीं करते, हम तो मेहनत करते हैं, हम स्किल सिखाते हैं, हम उन्हें मार्केटिंग करना सिखाते हैं, हम उन्हें अकाउंट्स प्रोफेशनल करना, क्लाइंट को डील करना और बीसियों काम सिखाते हैं। तो फिर अगर हमें प्रॉफिट आता है तो वो बिल्कुल जायज है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ आलमी दीन, कुछ मजहबी लोग, कि आप कंपनी की प्रोडक्ट को जो सेल करते हो ना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितने की आप सेल करते हो। जो जायद मुनाफा आप कमाते हो ना, कंपनी को भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जाता है, आपको भी जाता है, आपके अपलाइन को भी मिलता है, आपके डाउनलाइन को भी मिलता है, इसलिए ये हराम है। तो आप उसको यहां पे ये क्लियर कर दो कि भाईजान पहले बिजनेस को स्टडी करके आए, हम किसी कंपनी में काम नहीं करते। अब आप हमारे बिजनेस को कंपनी कह रहे हो, तो इसका मतलब है आपको बिजनेस की समझ बूझ ही नहीं है, आपसे बहस करना बनता ही नहीं है। बहस तो हम तब करें ना जब आप बिजनेस में एक्सपर्ट हो, जब आप बिजनेस को स्टडी करके आए हो। जब आपने बिजनेस को स्टडी नहीं किया, जब आप केस को जानते ही नहीं, तो फिर आपके साथ बहस क्यों करें हम इसके ऊपर? आप इसको कंपनी कह रहे हो जबकि ये कंपनी नहीं। दूसरा पॉइंट आप उठा सकते हो कि आपने कहा कि प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू नहीं होती जितने की आप सेल करते हो। उसे बोलो सर आए अपना अकाउंट ओपन करें, X3 का जो पहला लेवल है $5 इसकी कीमत है। सर आप भी इसको सेल करेंगे, आपको भी $5 जाएंगे। कोई कंपनी को कुछ नहीं जा रहा, कंपनी है ही नहीं, मालिक को ₹1 नहीं जाएगा, आप ही को पैसे आएंगे। हाँ, आपका तीसरा रिसाइकल होगा, तीसरा सर्कल फिल होगा, तो उसके पैसे आपके अपलाइन, आपके सीनियर, आपके टीचर को जरूर जाएंगे। वो क्यों जाएंगे? भाई बिजनेस हलाल हो जाए। ये रीपरचेज हो रही है, जो लेवल आपने बाय किया था उसने एक हद तक आपको प्रॉफिट देना है। देखे ना, अगर मैं एक दफा इन्वेस्टमेंट करूं और लाइफ टाइम बैठ के प्रॉफिट खाऊं, ये तो सूद हो गया ना। सूद में दोबारा री इन्वेस्ट नहीं होता। देखें, सूद में एक बंदा पैसे देता है ना, वो 1 लाख देगा और महाना 10,000 लेता रहेगा, चाहे प्रॉफिट आए चाहे ना आए, उसने लेना है, फिक्स कर लिया। अब क्या ऐसा कभी किसी को देखा है कि 1 साल उस बंदे ने कहा हो यार जो 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 1 लाख आपको दिया था ना, वो रहने दो, उसको छोड़ो, ये 1 लाख छोड़ लो, अब इसके ऊपर मुझे 10,000 दो? फिर तो वो सूद ही नहीं है। जब उसने री इन्वेस्ट कर दिया, तो गोया सूद के अंदर री इन्वेस्ट नहीं होता, आप उसी अमाउंट पे पैसे लेते रहते हो। जबकि जितने भी हलाल बिजनेस हैं उनके अंदर री इन्वेस्ट होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक सलून ओपन किया, आप करीमे लेके आए, आपने जो है वो चेयर लेके आई, रैक्सीन लगी हुई थी उधर, 6 महीनों के बाद वो रैक्सीन फटना शुरू हो गई, अब आपने चेयर को रिपेयर करा लिया, तो आपने री इन्वेस्ट किया ना। क्रीमें खत्म हो गई, अब आपने दोबारा नई क्रीम परचेज कर ली, फिर री इन्वेस्ट हो गया। आपकी जो सीजर है वो उसकी धार जो है वो कम हो गई, आपने उसे तेज करवा लिया, पैसे लगाए को 100-200 ऊपर, या कैंची नहीं ले ली ये कह लें,
तो भाई री इन्वेस्ट हुआ ना। इसी तरह एक परचून वाला भी कितनी को देर बोतलें बोतलें बेच लेगा, दोबारा बोतलें खरीदनी नहीं। कितनी को देर आइसक्रीम बेच लेगा, दोबारा आइसक्रीम खरीदनी नहीं। कितनी को देर दाल चनों की तोरा बेच लेगा, दोबारा खरीदना नहीं। चीनी दोबारा नहीं खरीदनी। दूसरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं क्या वो दोबारा नहीं खरीदनी, डेफिनेट नहीं खरीदनी है, उसने बार बार री इन्वेस्ट करना है। इसी तरह एक कंपनी का मालिक जो कोई प्रोडक्ट बना रहा है उसे भी री इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसे नया प्लांट लेना पड़ता है, जदीद प्लांट खरीदना पड़ता है, पैकिंग मशीन नई लेनी पड़ती है, या उसके अंदर कुछ मसला आ जाता है उसे रिपेयर करवाना पड़ता है, मोटर सर जाती है उसे सही करवाना। तो री इन्वेस्ट हर बिजनेस के अंदर होता है। जो हलाल बिजनेस है हमेशा उसके अंदर री इन्वेस्ट होगा, और जो सूद वाला कारोबार है उसमें री इन्वेस्ट नहीं होगा। तो हमारा जो तीसरा प्रॉफिट है ये री इन्वेस्ट होती है। री इन्वेस्ट होता है तो स्लॉट दोबारा रिसाइकल हो जाती है, वो इनकम देने के लिए फिर तैयार हो जाती है। इसीलिए ये तीसरा प्रॉफिट ऊपर जाता है, इसके ऊपर आप इतराज नहीं कर सकते। ये मेरा ख्याल है जितनी तफसील के साथ जाके मैंने समझा दिया, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे फटाफट चैट रूम में आके बताएं, ये हराम हलाल वाला री इन्वेस्ट वाला जो ये कहते हैं जी ऊपर प्रॉफिट जाता है, वो मेहनत नहीं करते, वो ये नहीं करते, इसलिए ये हराम है। और दूसरा इसकी वैल्यू इतनी नहीं होती जितनी आप सेल करते हो। ये दोनों तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको कि नहीं हुई? फटाफट मुझे चैट रूम में आके यस और नो में जवाब दें कि आप लोगों को ये चीजें जो पॉइंट मैंने रेज किए वो क्लियर हो गए। अगर आपको कोई पूछे, अगर आपसे कोई सवाल करे, तो आप उसको बेहतर बेस्ट वे में जवाब देते हो कि नहीं देते? अब जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो वो वापस नहीं आते। अब बहुत सारे उलमाए कराम आपको ये आके कहेंगे, बहुत सारे लोग आपको ये आके कहेंगे कि भाई बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती है, इसमें पैसे वापस नहीं आते। तो भाई मैं उससे पूछता हूं, मुझे ये बताओ कि आप प्रॉपर्टी का ऑफिस ओपन करते हो, ठीक है, 2 महीने आपने ऑफिस ओपन रखा, आपने चेयर खरीदी, आपने एसी खरीदा, आपने दुकान पे शीशा लगवाया, को 50,000 का गेट लगवाया शीशे का, आपने चेयर खरीदी, टेबल खरीदी, सारा कुछ खरीदा, वो उसको आपने टाइम ही नहीं दिया, वो चला ही नहीं बिजनेस। तो अब उसको मुझे पैसा निकाल के दिखाओ। अब एसी आप लेके आए थे 1.5 लाख का, 1.5 लाख का सेल करके दिखाओ। दरवाजा जो दुकान का आपने लगवाया था 50,000 का, मुझे 50,000 का सेल करके दिखा दो। आप टेबल जो चेयर लेके आए थे अपने लिए 8,000 की, वो 8,000 की सेल करके दिखा दो, मैं भी मान जाऊं कि हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती है। भाई नहीं आती इन्वेस्टमेंट वापस। जो पैसे आप लगा देते हो वो बिजनेस के ऊपर लगते हैं, अगर वो बाहर निकाल लो तो फिर तो बिजनेस ही खत्म हो गया ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो ना। मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो कैरी डब्बा लेता है 20 लाख लगा के, अब उसने कॉलेज की बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देना शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ कि मैं ये कहता हूं भाई इन्वेस्टमेंट बाहर निकालो, तो वो कैरी डब्बा बेच देगा, तो क्या कारोबार चलेगा? कारोबार ही खत्म करवाने आ गए हो। कितने बेवकूफ इंसान हो यार, पढ़े लिखे जाहिल इन लोगों को बोलेंगे जो ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट वापस आया। भाई कारोबार बर्बाद हो जाता है, कारोबार खत्म हो जाता है। फोर्सेज का अकाउंट हम सेल नहीं करा सकते, आप कर सकते हो तो करो, अपॉर्चुनिटी है, जिसको मर्जी सेल कर दो, हो जाएगा। जितने में हो वो आपकी किस्मत है, जायद पैसों में हो तब भी हो सकता है, थोड़े कम पैसे भी मिल सकते हैं, ये तो हर कारोबार का उसूल है ना। भाई आपने एक स्कूल ओपन किया वो चला ही नहीं, आपने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस ओपन किया वो चला ही नहीं, तो जितने लगाए थे उतने तो नहीं ना मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे। और अगर प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बहुत अच्छा चलता हो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आता हो, स्कूल बहुत अच्छा चलता हो, 3-4 हजार बच्चा पढ़ता हो, तो जारी बात है जब आपने स्कूल बनाया था आपने 10 लाख लगाए थे, अब 3-4 हजार बच्चा पढ़ रहा है, सारा कुछ आपने बनाया हुआ है, स्कूल चल रहा है, प्रॉफिट में है, तो जब आप सेल करोगे तो जारी बात है फिर 10 लाख का तो नहीं ना होगा, फिर तो 50 लाख का होगा। तो ये तो हर बिजनेस के अंदर होता है। तो मेरा बिजनेस भी ऐसे है, आप अच्छे लेवल ओपन करो, आप अच्छी टीम खड़ी कर दो, वो टीम काम करना शुरू हो जाए, आप अपना अकाउंट किसी को भी ऑफर करो वो ले लेगा, उसे पता होगा यार नीचे लोग काम कर रहे हैं, वो पैसे पे कर देगा। अब उसका और आपका ट्रस्ट की बात है ना, वो आप पे ट्रस्ट भी करे कि आपके पास वॉलेट है, आपके पास कीज है, आप बाद में मेरे पैसे चोरी नहीं करोगे। ये एक अलग अलग सिक्योरिटी का इशू है। इस वजह से हम फोर्सेज का अकाउंट सेल नहीं करवा सकते, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। बाद में बंदा बेईमान हो जाए और आपके पैसे चोरी करता रहे, फिर हमें आप बदनाम करेंगे। इसीलिए यहां से इन्वेस्टमेंट वापस हम कहते हैं कभी नहीं होगी, हो जाती है। आप खुद सेल कर दो, अपने भाई को कर दो, अपनी बहन को कर दो, अपने क्लास फेलो को कर दो, सेल हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप उसी बात पे अड़े हुए हो
कि भाई बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वापस आ जाते हैं? इस सवाल का जवाब दें तो इसका जवाब ये है, आप एक बैंक में अकाउंट ओपन करो, उधर आपको फर्स्ट डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आप फिर बैंक वालों को जाके बोलो कि मैंने ये अकाउंट यूज नहीं करना, अब मेरे पैसे वापस कर दें। तो क्या बैंक वाले पैसे वापस करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, वो आपका अकाउंट तो बंद कर सकते हैं, आपको पैसे वापस कभी नहीं करेंगे। तो याद रखें, हर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस नहीं आती। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जुआ है। अब बहुत सारे उलमाए कराम, बहुत सारे आलमे दीन लोग ये बोलेंगे आपको कि जनाब ये जो बिजनेस आप कर रहे हो ये जुआ है। तो मैं यहाँ पे मेंबर्स आपको बताता चलूं, जुए के अंदर जो शराइत होती है ना, वो हम फिक्स करते हैं, हम लागू करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं और एक दूसरा लड़का है, वो क्रिकेट मैच खेलते हैं, 100 100 रुपये हम लगाते हैं, जो जीतेगा उसे 200 मिलेगा। मैं मैच हार जाता हूँ, फिर दूसरा मैच होता है, फिर मैं हार जाता हूं, तो मैं 200 रुपये हार गया। अब तीसरे मैच में मैं बोलूंगा यार इस तरह करते हैं, आप 500 500 लगाते हैं। भाई मेरा जेन होगा, एक ही मैच खेलूंगा, पहले पैसे भी वापस आ जाएंगे, प्रॉफिट भी आएगा अच्छा खासा। और जो जीता हुआ है उसका जेन ये होगा, मैं पहले भी दो जीत चुका हूं, मैं इसे ये भी हरा दूंगा। तो यहां पे शराइत मैंने चेंज कर दी, प्रॉफिट, वो जो अमाउंट थी वो मैंने चेंज कर दी। तो ये है जुआ। जुआ इसको कहते हैं, जबकि जो प्रॉफिट होता है या इनाम होता है या मुनाफा होता है, अगर वो सिस्टम डिसाइड करे तो वो जुआ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो कबड्डी का मैच लड़ रहा है, अब वो मैच जीत गया, तो चौधरी खड़ा होता है गांव का, वो कहता है इधर आओ भाई 5,000 मेरी तरफ से। तो क्या ये जुआ है? भाई नहीं, ये तो इनाम है। उसने अपनी स्किल को शो किया और इनाम हासिल कर लिया। इसी तरह आप जब किसी भी सिस्टम के अंदर चले जाते हो ना, तो जुआ किसको कहते हैं? जहां पे शराइत आप लागू करो, जबकि फोर्सेज के अंदर शराइत मैं लागू कर रहा हूं। भाई मैं तो ये चाहता हूं जब मैं ज्वाइनिंग करवाऊं ना, तो $5 ना आए, मुझे तो $1,000 आए। तो क्या आ जाते हैं? नहीं आते। पहला लेवल $5 वाला ही है, मैं पहले लेवल को $100 का नहीं बना सकता, मैं पहले लेवल को $1,000 का नहीं कर सकता। भाई पहला लेवल 5 का ही है, फिर दूसरा 10 का ही है, इसको चेंजिंग नहीं ला, क्योंकि सिस्टम मैंने डिजाइन नहीं किया, मैंने रूल्स को रेगुलेशन को फॉलो करना है, के तहत चल रहा हूं, असूलों के मुताबिक, करिकुलम के मुताबिक चल रहा हूं। तो इसलिए ये जुआ नहीं। जनाब जाके पहले जुए की डेफिनेशन सीखें, फिर इसको आगे जुआ बोलें। यहां हमने एक वेल डिफाइंड सिस्टम के मुताबिक चलना होता है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल पैसे वापस नहीं आते या डबल होके आते हैं, इसलिए ये जुआ है। तो जनाब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल वापस क्यों नहीं आते? आप आए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, उनको प्रॉफिट आया है। ठीक है, बिल्कुल पैसे वापस नहीं आते। तो मैं आपको बताता हूं, आप अपने बेटे को मेडिकल स्टोर ओपन कर दें और वो मेडिकल स्टोर पे बैठे ही ना, आप अपने बेटे को एक स्कूल बना दें, वो स्कूल में जाए ही ना, आप अपने बेटे को एक कंपनी ऑन करके दे दें और वो उस कंपनी में जाके मेहनत करे ही ना, वो फजूल में गेमें खेले, वो फजूल में क्रिकेट खेले सारा दिन ग्राउंड में जाके, तो अब आप मुझे बताएं जो पैसे लगाए वो वापस आएंगे? बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे। तो अगर वो मेहनत करे, अगर वो टाइम दे, अगर वो तवज्जो दे, अगर वो जो है वो अपने बिजनेस को प्री प्लान के तहत जो है वो चलाए, स्ट्रेटेजी बनाए बिजनेस को जो है वो ग्रो करने की, तो फिर डेफिनेटली जो आपने लगाया वो डबल नहीं, वो 10 गुना, वो 1,000 गुना, वो 1,00,000 गुना ज्यादा वापिस आएगा। तो ऐसा तो हर बिजनेस के अंदर होता है। तो फिर क्या मतलब कि आप हर बिजनेस करना छोड़ दो? मिसाल के तौर पे आप आलमे दीन हो, तो आप पैसे लगा के जाते हो किसी जलसे के ऊपर, आपने पैसे लगाए ना, अब वहां पे जाके अगर आप तकरीर ही अच्छी ना करो, अगर आप सुर लय के मुताबिक बात ही ना करो, अगर आप कोई काम की बात मजमे को बताओ ही ना, तो कोई भी आपके ऊपर पैसे नहीं फेंकेगा, तो आपके लगाए हुए पैसे तो जाया गए ना। भाई 300 का पेट्रोल लगा के आए थे, तो अगर आप आगे इधर मेहनत करो, अवाम को जगा के रखो, अच्छा खताब करो, दलाइल के ऊपर बात करो और नई बात करो, तो डेफिनेटली मजमा आपको नजर न्याज भी करेगा, मजमा आपके ऊपर 1,000 500 के नोट भी फेंकेगा। तो आपका 300 लगाया हुआ कई गुना ज्यादा वापिस आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर ये मेरा बिजनेस हराम है तो तुम्हारा काम भी हराम है, तुम भी छोड़ दो। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि भाई ये जो काम आप कर रहे हो ना, ये उसको जो है ना वो करने के बाद
डेफिनेटली जब आप डॉलर बाय करते हो, एक बंदे ने मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो प्रोवाइड कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। उसने एक कॉन्सेप्ट उठाया कि बहुत सारे लोग, आप कस्टमर भी आपको बोलेंगे, जनाब जब आप डॉलर बाय करते हो, कोई बंदा आपको पेमेंट कर देता है, तो आप वेट करवाते हो उसे, डॉलर रेट नीचा हो तो आप खरीदो, तो उसको देते हो आप ज्यादा रेट पे, तो इस तरह आप वो जो मुनाफा कमाते हो वो नाजायज है। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो थी, उसने बड़े तफसीलन गुफ्तगू की। मैंने उस बंदे को समझाया कि देखें सर, हो सकता है किसी बिजनेस के अंदर किसी ने ऐसे किया हो, तो आप ये तो नहीं कह सकते एक बंदा गलत है तो सारे ही गलत हैं। मैंने कहा मेरे बिजनेस के अंदर असूल ये है कि भाई, यहाँ पे जब किसी ने ज्वाइन होना होता है ना, तो हम रेट कंफर्म करते हैं पहले कि सर ज्वाइनिंग रेट है क्या। डॉलर रेट के मुताबिक ज्वाइनिंग रेट 100-200 ऊपर नीचे होता रहता है। हम उसे बता देते हैं कि अगर आज आप ज्वाइनिंग करते हो तो आज 4,000 रुपए में अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप कल करोगे तो सर कल ये 100 रुपया या 200 रुपये कम भी हो सकता है, और ये 100 और 200 ज्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह हम उसको क्लियर कर देते हैं। तो सर ये जो मार्जिन आप कह रहे हो ना सर, ये हम नहीं रखते। ठीक है, जिस मार्जिन पे हमें डॉलर मिले उसी मार्जिन पे लेके हम आगे जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, जस्ट काट लेते हैं, जारी बात है हमने भी खर्च किया होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब इसमें करना ही कुछ नहीं है, इसमें तो कोई स्किल ही नहीं है, तो ये करना क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कारोबार तो कोई हो नहीं रहा। तो आप उससे ये पूछो, या आपका बेटा जब बैंक में जाता है, नौकरी करता है और वहां लोगों के अकाउंट ओपन करवाता है और पैसे कमाता है, तो क्या ये कोई कारोबार है? भाई ये तो सिर्फ अकाउंट ओपन करवा रहा है, तो फिर इसकी जॉब छुड़ा दो। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आलमी दीन इस तरह का सवाल करता है ना, तो आप भी फिर उसको अच्छा जवाब दो। उसे बोलो कि तुम नमाजें पढ़ाते हो, तुम जो है वो जनादे पढ़ाते हो, तुम खत्मों पे जाके दुआएं मांगते हो, तनख्वाह किस चीज की लेते हो? तुम कारोबार कर रहे हो कोई? हैं? कारोबार तो कर नहीं रहे, कारोबार तो हो ही नहीं रहा, तुम तो बस नमाजें पढ़ा रहे हो, तो ये तो हराम है, तुम पैसे ले रहे हो। तो उसकी अकल को ठीक करना है आपने अपने क्लाइंट की, कि डिफरेंट टीचर, डिफरेंट प्रोफेसर, डिफरेंट डॉक्टर, डिफरेंट हॉस्पिटल, डिफरेंट इदारों इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वो कारोबार तो करते ही नहीं। क्या कभी देखा किसी डॉक्टर के पास आप मेडिसिन लेने गए हो तो डॉक्टर ने आपको आलू बेचे हो, डॉक्टर ने आपको मेथी बेची हो, डॉक्टर डॉक्टर ने आपको अमरूद बेचे हो? भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या कभी देखा किसी स्कूल के अंदर किसी टीचर ने आपको इस्लाम या इंग्लिश या मैथ का सबक पढ़ाने के बाद कहा हो, चलो भाई आ जाओ अब, कोल्ड ड्रिंक कौन कौन पिएगा, लाओ भाई 30-30 रुपए, लाओ भाई 50-50 रुपए मुझे दो, तो मैं आपको बोतल भी लाता हूँ? कभी देखा ऐसे किसी टीचर को कोई चीजें बेचता है? भाई नहीं बेचता। ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह आप भी मस्जिद के अंदर कोई चीजें नहीं बेच रहे, कोई कारोबार नहीं कर रहे, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो भाई मेरे बिजनेस के अंदर भी मैं भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। एक करेंसी है, उसको सेल करवाना है, उसको सेल करवाने में मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूं और मैं पैसा कमा रहा हूं। जबकि तुम्हारा ज़हन ये है मैं ईंटें उठाऊं, तुम्हारा ज़हन ये है मैं मेहनत मजदूरी करूं, मेरा पसीना बहे, ठीक है, मेरे कपड़े भी गंदे हो, मेहनत वाला काम करूं, जिस्मानी मुशक्कत वाला, फिर ही वो बिजनेस होगा। तो सर थोड़ा सा सोच को बड़ा करें। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमा सकते हैं तो स्किल तो आप कोई दे नहीं रहे, आप तो बस नमाज पढ़ा रहे हो और भाग जाते हो ऊपर, और बाद में फिर आपको जुमेरात के दिन वो पता नहीं कोई बिरयानी बना के भेज रहा होता है, कोई आपको छोटा गोश्त बना के भेज रहा होता है, कोई मुर्गी बना के भेज रहा होता है, और आप मजे के साथ ऊपर बैठ के जो है वो घर में बैठ के खा रहे हो, तो डिफरेंट टाइप के खाने। तो ये सारा कुछ हराम है। अगर मेरा बिजनेस हराम है तो भाई यहाँ पे मैं स्किल सिखा रहा हूँ। कौन कहता है मैं स्किल नहीं सिखा रहा? मैं बोलना सिखाता हूँ, मैं एडिटिंग करना सिखाता हूँ, मैं अच्छा एड तैयार करना सिखाता हूँ, अच्छी वीडियो तैयार करना सिखाता हूँ, क्लाइंट के बिहेव को पढ़ना सिखाता हूँ, कस्टमर को गाइड कैसे करना है मैं ये सिखाता हूँ, अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल कैसे करना है मैं ये सिखाता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है मैं ये सिखाता हूँ, फोर्स एज के अंदर कौन सी गलतियां नहीं करनी मैं ये सिखाता हूँ, फोर्स एज को करने के लिए ट्रेनिंग कितना ज्यादा जरूरी है मैं ये सिखाता हूँ लोगों को।
फोर एज को करने के बाद आप जो प्रॉफिट अर्न करोगे, आप जो टीम बनाओगे, इसको अच्छे तरीके से वेल डेकोरेट करना, इसको ग्रो करना कैसे है, मैं ये सिखाता हूं। टीम मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो लोगों को लेक्चर देता हूं। तो मैं तो कई तरह के काम कर रहा हूं यहां पे बैठ के, फिर आप कैसे कह सकते हो मैं कोई स्किल नहीं दे रहा? तो आप इस तरह अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो और बेस्ट वे में उसको आंसर कर सकते हो। अब आप मुझे बताएं, जो ये जो हर्डल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के जो लोग आ जाते हैं आपके पास, मैंने आपको जवाबात दे दिए कि आपने इन लोगों को कैसे डील करना है। फटाफट मुझे बताएं, क्या आपने इन सब को समझ लिया, इन सब को सीख लिया? फटाफट यस और नो में मुझे जवाब दें। मेरा ख्याल है अगर कोई क्लाइंट, कोई आलमे दीन आके आपसे बहस करे तो आज की मीटिंग लेने के बाद आप बेस्ट वे में जो है ना वो उसको जवाब दे सकते हो, अच्छे तरीके से उसको बता सकते हो कि जनाब ये सिस्टम है हमारा, पहले इसको स्टडी करें फिर आगे बात करें। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। बहस नहीं करनी, रिलेशन खराब नहीं करना कभी भी। एक बात याद रखें, जब आप रिलेशन खराब करोगे ना तो फिर बड़ा मसला आएगा। रिलेशन खराब नहीं करना किसी भी बंदे के साथ, और जो है वो उसको समझाना है। अब कुछ लोग ये भी कह देते हैं सर ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, तो आप उसको बेस्ट वे में जवाब दे सकते हो। एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा जवाब है जो ये कहता है जी ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है। आप उसे पूछो सर अगर आप एक सोसाइटी बनाओ तो सबसे पहले तो आपको भारी इन्वेस्टमेंट करना होगी। आप सोसाइटी वजूद में आ चुकी है तो गवर्नमेंट से आपने परमिशन भी ले ली है, तो इसमें कम से कम साल 6 महीने लगा दोगे आप। अब सोसाइटी वजूद में आ गई, तो सोसाइटी वजूद में आने के बाद सबसे पहले सोसाइटी के मेन गेट के पास आप प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस बनाओगे, ताकि यहाँ पे आके प्रॉपर्टी डीलर बैठे और वो आपके प्लॉट को सेल करवाएं। यानी कि बंदों की तो जरूरत आपको पड़ गई भाई, आपने अरबों रुपए लगा दिए सोसाइटी बनाने के ऊपर, और उसके बाद भी आपको बंदों की जरूरत पड़ गई, आपने प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए ऑफिस बना दिए। अब मुझे ये बताइए, ये प्रॉपर्टी डीलर आपको क्लाइंट ला के देने का सबब नहीं बनेंगे? तो सर यहाँ क्लाइंट की जरूरत तो आपको भी पड़ गई, बंदों की जरूरत तो आपको भी पड़ गई। आप लोगों को डील किए बिना मुझे प्लॉट सेल करके दिखा दें इस सोसाइटी के अंदर, तो सर प्लॉट क्लाइंट को, कस्टमर को, लोगों को सेल करेंगे ना, पहाड़ों को, दरियाओं को, नदी नालों को तो सेल नहीं करना। अब आते हैं प्रॉफिट की तरफ। सर 1 करोड़ का प्लॉट जो है वो आप 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 50 लाख का सेल करवा दोगे। अब लोग बेवकूफ तो नहीं है कि 1 करोड़ का प्लॉट आपसे 2 करोड़ का खरीद ले। भाई आप इतना महंगा दोगे तो लोग किसी और से खरीद लेंगे, सोसाइटी के अपने ऑफिस से खरीद लेंगे। तो गोया आपने करोड़ों अरबों लगा के भी 10%, 20% या 50% कमाना है। ना तो मैं करोड़ों लगाता हूं और ना मुझे 10% मिलता है, मुझे मिलता भी 100% है, तो फिर मेरा बिजनेस आपसे बेहतर है। प्रॉफिट भी 100% है और मेहनत भी कम। जबकि आप पता नहीं सोसाइटी बनाने के बाद 100 तरह के काम करते हो, फिर प्रॉपर्टी डीलर एडवर्टीजमेंट करवाएगा, लोगों को हायर करेगा, ऑफिस बॉय रखेगा, तरह तरह के काम करेगा, देन जाके उसे कुछ इनकम आएगी। तो सर यहाँ पे आपको भी लोगों की जरूरत है ताकि लोग आके प्लॉट खरीदें, आपके लिए काम करें। यही बिजनेस मेरा है, मेरा बिजनेस कोई डिफरेंट बिजनेस नहीं है। अब आते हैं मेरे बिजनेस की तरफ कि यहाँ मुझे गवर्नमेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इतनी बारी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रमोशन के ऊपर अखराजात करने की भी जरूरत नहीं है, ये हम लोग आपको फ्री में सिखाते हैं। और जो क्लाइंट, जो कस्टमर आएंगे सर वो मेरे बिजनेस पार्टनर बनेंगे, मैं खुद भी कमाऊंगा वो भी कमाएंगे, लाइफ टाइम दोनों प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। जबकि आपका क्लाइंट क्लाइंट ही रहेगा, वो दोबारा कब आएगा कोई गारंटी नहीं, वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बनेगा। तो सर आप तो काम तो आपको करना है, तो फिर क्यों ना किसी अच्छे बिजनेस में करो। इस बिजनेस में हम पहले खुद सीखते हैं फिर दूसरों को सिखाते हैं। आप खुद बताओ, इस दुनिया में बेरोजगार लोगों की कमी है, हर शख्स को अच्छा रोजगार चाहिए। इस दुनिया का जो अमीर आदमी है वो भी सुबह 6 बजे उठ के काम करता है, उसे मजीद कमाने की जरूरत है, मजीद पैसे चाहिए। तो हम एक ऐसे बिजनेस में काम क्यों ना करें जिसमें प्रॉफिट जो है वो दुनिया के किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ हमारी टोटल सेल, हमारी टोटल इनकम होती है,
यहाँ हमने डॉलर, बीयूएसडी और बीएनबी इनको सेल करना है। तो सर दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, उसमें कस्टमर क्लाइंट जरूर होंगे। मिसाल के तौर पे आप एक पेट्रोल पंप ओपन कर लो, तो क्या आपको क्लाइंट नहीं चाहिए? आप एक शॉप ओपन कर लो, तो क्या कस्टमर नहीं चाहिए? आप एक फर्नीचर की दुकान ओपन कर लो, तो क्या क्लाइंट नहीं चाहिए? आप केबल और इंटरनेट का काम शुरू कर लो, तो क्या आपको लोग नहीं चाहिए जो कनेक्शन लगवाएं? आप एक सलून ओपन कर लो, ब्यूटी पार्लर ओपन कर लो, क्या क्लाइंट नहीं चाहिए? आप एक कारखाना ओपन कर लो, तो क्या प्रोडक्ट को बनाने के बाद क्लाइंट नहीं चाहिए जो उसको खरीदे? तो सर हर बिजनेस में लोगों की जरूरत होती है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड काम हो या सर्विसेज बेस्ड काम हो। तो सर हमको पहले पैसे लगा के बिजनेस को स्टार्ट करना होता है, फिर आगे क्लाइंट भी चाहिए होते हैं जो पैसे लगा के हमसे प्रोडक्ट खरीदे, हमारी सर्विसेज को बाय करें, और इस तरह हम पैसे कमाते हैं। तो सर सारी जिंदगी 10%, 20%, 50% या 30% कमाने से बेहतर है 100% वाले बिजनेस के अंदर आए, ताकि आप जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर कुछ बना सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। 10%, 20% कमा के कभी भी आप अपना घर नहीं बना पाओगे। तो ऐसे बिजनेस का हिस्सा ही हम क्यों बने? उम्मीद करता हूं कि आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच जी, जजाक अल्लाह। आज के लिए इतना ही काफी है।